हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुड द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज की हमारी क्लास है भोजन के प्रमुख अवयव एवं इनकी कमी से होने वाले रोग, यानी कंपोनेंट ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, इनकी बात करेंगे और इनकी डेफिशिएंसी से जो जो रोग होते हैं उनकी बात करेंगे। यानी फूड एंड ह्यूमन हेल्थ ये टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। मोर देन 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, साथ में आपको कंसेप्ट भी साथ साथ क्लियर करता चलूँगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है रीट लेवल 2 साइंस मैथ के लिए, रीट लेवल 1 के लिए, सीईटी, आरपीएससी, ईओ, एमओ, आरएस, हाईकोर्ट, एलडीसी, वीडियो, आरआरबी, इन सभी कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए। क्लास की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, विटामिन का कौन सा समूह जल में घुलनशील है? ए डी या डी ई या ए के या सी बी? देखो मोस्टली जो विटामिन्स है ये 6 विटामिन्स होते हैं, ए बी सी डी ई और के, ये 6 विटामिन है। अब इनमें से आप बी सी को अलग कर दो, बी सी है ना, बी सी, ये दोनों तो वाटर में घुलनशील होते हैं, यानी जल में घुलनशील है, बी और सी तो ठीक है। और बाकी जो बच गए यानी ए डी ई के, ए डी ई के, ये 4 ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील है। ए डी ई और के ये वसा में घुलनशील है, ठीक है। तो 6 में से 2 केवल जल में घुलनशील है, केवल 2। तो बस बस ऐसे याद रखो, बस दो ही, बस दो ही, ब स, बस दो ही, ब स, यानी बी सी। बी और सी जल में बस दो ही, जल में बस दो ही, यानी बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील है। बाकी जो चारों हैं ए डी ई और के ये वसा में घुलनशील है। तो सही आंसर यहाँ पर चौथा हो गया। थोड़ी बात करते देखो, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो फंक ने किया था। फंक याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका अर्थ होता है विटामिन, वाइटल एमीन्स। वाइटल एमीन्स का मतलब है जीवन तंत्रों में मिलने वाला एमीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के अतिरिक्त वे कार्बनिक पदार्थ है जो सामान्य उपापचय और शरीर की क्रियाओं के लिए आवश्यक है। तो ये भी कार्बनिक पदार्थ है और इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है, वसा में घुलनशील ए डी ई के और जल में घुलनशील बी कॉम्प्लेक्स और सी। बी में अलग अलग है, B1, B2, B3, B5, B6 और B12, ये 6 टोटल बी के 6 है, तो इसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। प्रमुख विटामिन कौन कौन से हैं, उनका रासायनिक नाम क्या है? ये भी यहाँ से भी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि किसी का रासायनिक नाम आपसे पूछ ले तो ये नाम भी याद रखना है आपको। देखो विटामिन ए का नाम रेटिनोल है, इसको कैसे याद रखोगे? तो रेटिना से याद रख लो। आंखों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी विटामिन ए है, क्योंकि इसके अभाव में नेत्र रोग हो सकते हैं, रतौंधी हो सकती है, मोतियाबिंद या यूरोपथेल्मिया ये हो सकता है। तो रेटिनोन, रेटिना कहाँ होता है? आंख में, तो रेटिनो से रेटिनोल बन गया, ठीक है। और डी से कैल्सीफेरोल, डी का नाम कैल्सीफेरोल, इसको कैसे याद रखोगे? तो इसको इस तरह से याद रख लो कि विटामिन डी हड्डियों के लिए जरूरी होता है। इसके अभाव में रिकेट्स नाम का रोग होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो हड्डियां किसकी बनती है? कैल्शियम फॉस्फोरस की। तो कैल्सीफेरोल, रेटिनोल और कैल्सीफेरोल। ई का टोकोफेरोल, ई टोकोफेरोल, तो ई टोकन या ई टोकन, ई टोकन याद रख लो कि ई टोकन लिया मैंने किसी इवेंट के लिए, ई टोकन यानी ऑनलाइन टोकन लिया, ई टोकन। तो ई का टोकोफेरोल है। और के का है नेफ्थोक्विनोन, के का नेफ्थोक्विनोन है। सी जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। तो सी जो है वो अम्लों में पाया जाता है, सॉरी अम्लों में क्या, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। और खट्टे पदार्थ जितने भी हैं उन सब में अम्ल होता है, ठीक है। और खट्टे पदार्थ नींबू, संतरा, आंवला, इन सब में विटामिन सी होता है और खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। तो अम्ल कौन सा अम्ल है? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल सी का नाम है। और B1 का नाम थायमीन है, B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, और B3 का नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक एसिड, और पिरिडॉक्सिन B6 का है, और B12 का साइनोकोबालमीन है। B12 का साइनोकोबालमीन है। ये इनके रासायनिक नाम है। तो इन पर क्वेश्चन कई बार पूछ सकते हैं कि मान लो पिरिडॉक्सिन कौन सा विटामिन है, ऐसा पूछ लिया आपसे, या नियासिन कौन सा है, या एस्कॉर्बिक अम्ल कौन सा है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब इनसे कौन कौन से अभाव रोग होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी होती है? अगर किसी विटामिन की कमी होगी तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए जैसे मैंने आपको बताया कि ये
आंखों के लिए जरूरी होता है तो नेत्र रोग, नेत्र से संबंधित जैसे रतौंधी, रात में नहीं दिखना, मोतियाबिंद, कैटरेक्ट या जेरोप्थेल्मिया, ये भी बीमारियां जो विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन डी हड्डियों के लिए जरूरी है तो रिकेट्स या सूखा रोग जिसको कहते हैं, और ऑस्टियोमेलेशियसिस, ये ऑस्टियोमेलेसिस और ऑस्टियोपोरोसिस ये हड्डियों की बीमारी होती है। तो रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिस ये विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। विटामिन ई जो है वो बंध्यता या नपुंसकता के लिए जरूरी होता है, यानी इससे जो है इसकी कमी से नपुंसकता या बंध्यता हो सकती है, इसलिए विटामिन ई जो है इन बीमारियों को कोज करता है। और के क्लोटिंग, के से क्लोटिंग याद रखो आप, के क्लोटिंग यानी ब्लड का क्लोटिंग यानी थक्का बनना, जब ब्लड कहीं पर कट गया तो रुकना, वहाँ उसको हम क्लोटिंग कहते हैं, रक्त का थक्का। तो रक्त का थक्का इसकी वजह से बनता है, अगर विटामिन के नहीं होगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, यानी रक्त का विरल बहना विटामिन के की वजह से। सी की स्कर्वी नाम की बीमारी होती है, ये मसूड़ों की बीमारी है। और पायरिया, ये भी मसूड़ों की बीमारी है, दांतों की बीमारी होती है। तो मसूड़ों में खून आना, स्कर्वी और पायरिया विटामिन सी की वजह से। मेन जो बीमारी है वो स्कर्वी है इसकी। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस यानी श्वास नली में सूजन, ब्रोंकाइटिस और जिंजीवाइटिस एंड मसूड़ों का फूलना, ये विटामिन सी से होने वाली बीमारियां हैं। विटामिन B1 की वजह से बेरी बेरी नाम का बीमारी होती है, और ये बीमारी भी जिसमें त्वचा शुष्क हो जाती है, होंठ फटते हैं, इस तरह की बीमारी होती है ये। विटामिन B2 की कमी से मुंह में छाले होना और फोंटों का फटना होता है। तो जो बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम, जब भी छाले होते हैं मुंह में तो बी कॉम्प्लेक्स, बिकासूल कैप्सूल्स लेते हैं तो बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं। विटामिन B3 की कमी से बच्चों की वृद्धि में कमी होती है, कम वृद्धि होती है उनमें। B5 की कमी से डायरिया होता है, डायरिया। और B6 की अगर कमी है विटामिन B6 की तो वृद्धि में रुकावट और भार में कमी, यानी कुपोषित हो जाता है। और विटामिन B12 की वजह से रुधिर की कमी या परनेसियम एनीमिया होता है। एनीमिया यानी हीमोग्लोबिन की कमी, रुधिर की कमी होती है। तो B12 की वजह से रुधिर की कमी, परनीशियम एनीमिया होता है। तो ये इनकी कमी से होने वाली बीमारियां थी। इन पे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप इसको इसके नोट्स बना लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए हुए, पूछा है कि कौन से सत्य है। पहला है कि विटामिन पोषकों का एक ऐसा वर्ग है जिसका मानव शरीर द्वारा जैव संश्लेषण नहीं किया जा सकता सिवाय विटामिन ए और डी को छोड़कर। यानी विटामिन ए और विटामिन डी को हमारा शरीर संश्लेषित कर सकता है, बना सकता है, जैव संश्लेषण हो सकता है। बाकी जो विटामिन है उनका हम जैव संश्लेषण नहीं कर सकते। और सेकंड है कि विटामिन ई और के जल में घुलनशील, तो ये तो मैंने आपको बता दिया था, जल में बस बस यानी बी और सी। तो बी और सी ये है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। और विटामिन बी और सी वसा में घुलनशील है, तो बी और सी तो जल में घुलनशील होते हैं, वसा में नहीं है। वसा में तो 4 है, ए डी ई और के। ठीक है, तो ये दूसरा और तीसरा तो गलत है, और पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि विटामिन में से केवल ए और डी को, डी सूर्य के प्रकाश में बैठने से, पराबैंगनी किरणों से संश्लेषण हमारा शरीर में हो जाता है, और विटामिन ए का भी हम संश्लेषण कर सकते हैं। बाकी जो विटामिन है, बी है, विटामिन सी है, विटामिन ई के, ये हमको बाहर से ही लेने पड़ेंगे। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गया, तो केवल ए ऑप्शन पहला सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन युग्म जल में घुलनशील नहीं है। तो देखो, जल में घुलनशील कौन से है, मैंने आपको बता दिया 2 है, केवल बी और सी। ठीक है, और ये केवल जल में घुलनशील है, बाकी जल में घुलनशील नहीं है। अब यहाँ पर आपको रासायनिक नाम देके पूछ लिया, तो रासायनिक नाम आपको याद हो जाने चाहिए किसका क्या क्या है। ठीक है, तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, बाकी जल में घुलनशील नहीं है। तो देखो, विटामिन ए जल में घुलनशील नहीं है, विटामिन डी नहीं है, ई नहीं है, और के नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो ए को तो कहते हैं रेटिनॉल। ठीक है, तो रेटिनॉल नहीं है। और टोकोफेरोल, ये टोकोफेरोल जो है ना, टोकोफेरोल, ये टोकोफेरोल किसको कहते हैं, ये किसका रासायनिक नाम है। तो टोकोफेरोल रासायनिक नाम है ई का, तो ये ई आ गया। तो ए और ई है यहाँ पर, तो ये जल में घुलनशील नहीं है, सही ऑप्शन ये चौथा ही है। बाकी इनमें से कोई ना कोई बी या सी में से है। देखो, साइनोकोबालमीन ये B12 है, तो ये बी आ गया, तो ये तो जल में घुलनशील होता है। और नियासिन ये ये भी B3 है, तो ये भी होता है। और निकोटिनिक एसिड और निकोटिनिक एसिड का तो पता नहीं,
एस्कॉर्बिक एसिड, ये सी है, तो ये भी नहीं आएगा। और राइबोफ्लेविन जो होता है वो कौन सा एंजाइम होता है, ये आपका है एंजाइम B2, तो ये भी जल में घुलनशील होता है। और पेंटोथेनिक होता है B5, तो ये भी विटामिन बी है। तो यहाँ पर भी दोनों विटामिन बी है, यहाँ पर ये विटामिन सी आ गया, बी और सी होंगे नहीं। यहाँ पर ये भी दोनों बी है, तो ये भी नहीं होंगे, ये होंगे केवल ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील, तो वसा में घुलनशील विटामिन है, मैंने आपको बता दिए A, D, E और K, A, D, E, K, तो A और D ऑप्शन 4 में आ रहे, तो ये सही हो जाएगा। बाकी बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, बी आ गया नहीं हो सकता, यहाँ सी आ गया नहीं हो सकता, यहाँ भी सी आ सकता नहीं हो सकता, A, D ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक पशुजन्य रोग नहीं है, इनमें से कौन सा है जो रोग पशुजन्य नहीं है। देखो, प्लेग यानी किसी पशु के द्वारा नहीं होता, प्लेग चूहों द्वारा हो सकता है। बेरी विटामिन B1 की कमी की वजह से होता है। रेबीज पागल कुत्ते या बिल्ली के काटने से हो सकता है। सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो ये हो सकता है। लेकिन बेरी ये अभावजन्य रोग है, डेफिशिएंसी डिजीज है, तो ये पशुजन्य रोग नहीं है, सही आंसर हो गया बेरी सेकंड। अगला क्वेश्चन है, भोजन में कौन से विटामिन की कमी से बेरी हो जाता है। तो अभी आपको मैंने बता दिया सारी विटामिन उनकी कमी से होने वाली बीमारी। तो बेरी नाम का जो बीमारी है वो किसकी वजह से होती है, विटामिन B1 की वजह से होती है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो गया थर्ड B1। क्वेश्चन है, स्रावी मसूड़े और भंगूर हड्डियाँ किसकी कमी से होती है, यानी किसकी कमी की वजह से स्रावी मसूड़े और भंगूर हड्डियाँ। कि स्रावी मसूड़े तो मसूरों के लिए विटामिन सी, स्कर्वी नाम की बीमारी होती है, विटामिन सी, तो विटामिन सी है यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। वह कौन सा विटामिन है जो संक्रमण में हमारी मदद करता है, तो सही आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए हमारे शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। अगला देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, कि विटामिन ए का नाम रेटिनोन है और ये मानव शरीर संक्रमण को रोकने में मदद करता है। और गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा जो है वो आंवले में पाया जाता है। तो ये कुछ अच्छी चीज़ है जो आपको याद रखनी है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो अभी हमने बात कर ली। विटामिन ए की कमी की वजह से रतौंधी होता है, कैटरेक्ट हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, या जीरोप्थेल्मिया हो सकता है। तो सही आंसर यहाँ पर हो गया सेकंड, रतौंधी। निशानदथा कहते हैं इसको, ये जो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी का कारण क्या है। अभी हमने बात कर ली, विटामिन ए की कमी की वजह से रतौंधी नाम की बीमारी होती है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, गुठलीदार फल यानी ड्रुप्स, या सिट्रस नींबू कुल के फल, या बफर बेरीज, या इनमें से कोई नहीं। तो नींबू कुल के जो है खट्टे फल जो है वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होते हैं। नींबू, मौसम्बी, संतरा, आंवला, ये ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर सेकंड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और ये खट्टे फलों में जैसे आंवला और नींबू में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आंवला और हरी मिर्च किसके स्रोत है। तो आंवला मैंने आपको बता दिया सबसे प्रचुर स्रोत होता है विटामिन सी का। तो सही आंसर यहाँ पर हो गया ए, विटामिन सी। हरी मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है। अगला है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो सबके रासायनिक नाम हम पढ़ ली। विटामिन ए का रेटिनोन है और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। तो यहाँ पर विटामिन सी का पूछा, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन K1 का वैज्ञानिक नाम क्या है। टोकोफेरोल, एस्कॉर्बिक एसिड, या फोटोनडाइओन, या पेंटोथेनिक एसिड। तो देखो, टोकोफोरोल ये जो है ये किसका नाम है, ये रासायनिक नाम ई का है। टोकोफोरोल जो है वो ई का रासायनिक नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड सी का नाम है, और पेंटोथेनिक एसिड ये जो है B5 का नाम है। तो फोटोनडाइओन ये जो है ना, फोटोनडाइओन ये K1 का रासायनिक नाम है। वैसे हम के ही बोलते हैं विटामिन, लेकिन के में भी K1, K2, K3 होते। तो सही आंसर यहाँ पर हो गया फोटोनडाइओन। थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में। देखो, विटामिन के का नाम जो है वो फाइलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन है, और विटामिन K1 का वैज्ञानिक नाम है फाइटोनेडाइट, और K2 का नाम है मेटाक्विनोन, और K3 का नाम है मेनाडायोड। ये इनके रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, क्रेटिन यूरिया किस विटामिन की कमी की वजह से होती है। क्रेटिन यूरिया नाम की सिचुएशन या ये जो बीमारी है ये किसकी वजह से होती है। विटामिन E, D, या A, या K। तो सही आंसर है यहाँ पर विटामिन E की वजह से।
क्रिएटिन यूरिया विटामिन ई की वजह से होने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? गोइटर, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी या स्कर्वी। तो देखो गोइटर जो है वो गलगंड आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी विटामिन ए की वजह से होती है। बेरी विटामिन B1 की वजह से होता है। और स्कर्वी विटामिन सी की वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है और ये जल में विले विटामिन है, बी सी दोनों जल में विले होते हैं। खट्टे रसदार फल यानी नींबू, संतरा, मौसमी आदि, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां आदि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत है। ये विटामिन मानव में कोलेवन के निर्माण के लिए भी आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी का आहार करता है तो उसको कौन सा रोग हो सकता है? केवल दूध ले रहा है, अंडे ले रहा है और रोटी ले रहा है, तो कौन सा हो सकता है? स्कर्वी हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है, मेरास्मस हो सकता है या रतौंधी हो सकता है। तो देखो इनमें से जो विटामिन नहीं मिलेगा, दूध में, अंडों में और रोटी में विटामिन सी नहीं मिलता, तो सी की कमी से होने वाला स्कर्वी जो है वो हो जाएगा इसको स्कर्वी। बाकी दूध से कैल्शियम मिल जाएगा तो रिकेट्स नहीं होगा। और मेरास्मस प्रोटीन की कमी से होता है तो ये भी नहीं होगा। और दूध से उसको प्रोटीन भी मिलेगा। रतौंधी विटामिन ए थोड़ा बहुत दूध में भी होता है, विटामिन ए होता है दूध में, इस वजह से ये भी नहीं होगा। और अंडे में भी विटामिन ए होता है। स्कर्वी नहीं होगा, ये केवल खट्टे फलों में होता है। तो सही आंसर यहाँ पर स्कर्वी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? डेंगू, कुकर खांसी, स्कर्वी या टाइफाइड। तो देखो अभावजन्य रोग संक्रामक नहीं होते, ये पर्टिकुलर उस फूड कंपोनेंट की वजह से, उनकी कमी की वजह से होते हैं। तो स्कर्वी एक अभावजन्य रोग है, डेफिशिएंसी डिजीज है, तो ये संक्रामक नहीं है। बाकी ये डेंगू, कुकर खांसी, टाइफाइड ये सब संक्रामक रोग है। निम्न में से कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? कौन सा है जो दूध में नहीं पाया जाता? तो सही आंसर है विटामिन सी। देखो ये केवल खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। बाकी थोड़ी बहुत मात्रा में विटामिन ए, बी और विटामिन डी होते हैं, सी नहीं होता दूध में। तो सही आंसर यहाँ पर है विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिलने के बाद में, छिलके हटाने के बाद में अगर सब्जियों को धोया जाए तो कौन सा विटामिन जो सब्जियों में पाया जाता है वो धुल जाता है? तो सही आंसर है सी। देखो जो जल में घुलनशील है वही निकल सकता है, तो बी और सी यहाँ पर है ही नहीं, केवल सी है, तो सी। ठीक है। मानव शरीर के लिए उपयोगी प्रमुख विटामिन में 4 तो वसा में घुलनशील है, ADE के, और 2 जल में घुलनशील है, बी और सी। छिली सब्जियों को जोड़ने से विटामिन सी निकल जाता है, तो सी याद रखना, निकल सकता है। अगला है, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए, या लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, या उपकला यानी एपिथीलियम ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो देखो विटामिन ई नपुंसकता या बंदेपन के लिए जिम्मेदार होता है, तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए भी आवश्यक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो मेन फंक्शन जो है वो ये है, उपकला एपिथेलियम ऊतकों की सामान्य सुरक्षा के लिए। जो हमारी उपकला ऊतक है या जो हमारी प्रतिरक्षा का काम करने वाला ये है, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, हेल्दी स्किन के लिए। तो इस स्किन में ज़्यादातर उपकला होता है, तो उनकी सामान्य सुरक्षा के लिए, सामान्य स्वास्थ्य के लिए विटामिन ई बहुत जरूरी है। तो सही आंसर यहाँ पर चौथा हो गया। थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत तेल, गेहूँ, अंडों की जर्दी और सोयाबीन है। ये कोशिका कल्ला की सुरक्षा, जननी के एपिथेलियम की वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी है, और इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी, जननांग और पेशियां कमजोर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक विटामिन है? केराटिन, राइबोफ्लेविन, इंसुलिन और एड्रेनालिन। देखो अपनी हमने रासायनिक नाम की बात करी थी विटामिन के, तो उन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो याद रखना है आपको विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के इनके रासायनिक नाम क्या है। तो देखो राइबोफ्लेविन ये एक विटामिन है, और बाकी इनमें से कोई भी विटामिन नहीं है। तो राइबोफ्लेविन कौन सा विटामिन है? अभी हमने बात करी थी, ये B2 है। राइबोफ्लेविन B2 का रासायनिक नाम है। कैरोटीन ये प्रोटीन होता है, नाखून में ये प्रोटीन पाया जाता है। इंसुलिन हार्मोन है, एड्रेनालिन भी हार्मोन है। तो बात कर लेते हैं, राइबोफ्लेविन B2 विटामिन का नाम होता है, कैरोटीन प्रोटीन है, इंसुलिन हार्मोन है, एड्रेनालिन भी हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? यानी मछलियों के यकृत का तेल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए या विटामिन डी? तो सही आंसर है विटामिन डी। मछली का जो यकृत तेल है वो विटामिन
डी का प्रचुर स्रोत है, तो सही आंसर यहाँ पर हो गया फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, थोड़ी बात करते देखो इस बारे में कि मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। विटामिन डी प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोत भी है, जैसे सूर्य की किरणें, धूप सेकना या अंडे का पीला भाग जो यॉक होता है वो, विटामिन डी युक्त दूध या बटर और धूप सेकना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। मछलियों के यकृत में विटामिन ए भी पाया जाता है, लेकिन प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी 2 का अन्य नाम क्या है? थायमीन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन या डेक्सट्रोस। तो देखो इसमें दो नाम दिए हुए हैं विटामिन के, एक तो थायमीन है और एक राइबोफ्लेविन है। ठीक है, तो विटामिन बी 2 का जो नाम है, बी 2 का जो नाम है वो राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन विटामिन बी 2 का कहते हैं, और थायमीन जो है वो विटामिन बी 1 का नाम है। बी 1 का थायमीन नाम है और बी 2 का नाम राइबोफ्लेविन है। हीमोग्लोबिन विटामिन है ही नहीं, डेक्स्ट्रो की एक शर्करा होती है। बाकी विटामिन बी 3 नियासिन होता है, बी 5 पेंटोथेनिक एसिड होता है, बी 6 पिरोडॉक्सिन होता है, बी 12 साइनो कोबालमिन होता है। तो इसका सही आंसर हो गया राइबोफ्लेविन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन की बात करते हैं थोड़ा सा। विटामिन बी 2 एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। दूध, पनीर और पत्तेदार सब्जियों में, फलियों में, टमाटर में, यीस्ट में, मसूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी 6 की कमी से पुरुषों में कौन सा बीमारी हो जाती है? विटामिन बी 6 की कमी से रिकेट्स, स्कर्वी, अरक्तता, बेरीबेरी या स्कर्वी। तो सही आंसर यहाँ पर अरक्तता। थोड़ी बात कर लेते हैं इसके बारे में। बी 6 का दूसरा नाम पिरोडॉक्सिन है, केमिकल नाम पिरोडॉक्सिन होता है। इसका मुख्य स्रोत दूध, यीस्ट, अनाज, मांस और जिगर और मछली है। इसकी कमी से अरक्तता यानी एनीमिया हो जाता है, और ये लाल रुधिराणु और प्रतिरक्षी प्रोटीन से बनने की प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करता है। तो बी 6 की कमी से अरक्तता एनीमिया हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी धातु है जो विटामिन बी 12 की एक घटक है? विटामिन बी 12 को साइनोकोबालमिन कहते हैं, साइनोकोबालमिन, और कोबालमिन से याद रखो कोबाल्ट। विटामिन बी 12 की जो धातु घटक है वो कोबाल्ट है। ठीक है, क्योंकि इसका नाम साइनोकोबालमिन है, और कोबालमिन से कोबाल्ट याद रखो। साइनोकोबालमिन विटामिन बी 12 का दूसरा नाम है। इसका मुख्य स्रोत होता है मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध इत्यादि। इसका काम है वृद्धि और रुधिराणुओं का निर्माण एवं न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करना। न्यूक्लिक अम्ल जो डीएनए आरएनए का, इनकी कमी से रक्त क्षीणता और तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी हो सकती है। विटामिन बी 12 का प्रमुख घटक कोबाल्ट धातु होती है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का क्या कारण है? सूखा रोग को रिकेट्स भी कहते हैं। तो सूखा रोग, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेसिस, ये सारे विटामिन डी की कमी की वजह से होते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर हो गया विटामिन डी, थर्ड ऑप्शन ठीक है। थोड़ी बात कर लेते हैं, देखो कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। अगर हम सुबह के समय धूप का सेवन करें तो विटामिन डी हमारे शरीर में बनता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरोल है, कैल्शियम बनाता है हड्डियों का। ये वसा में विलय विटामिन है, ADE के वसा विलय है। ये विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायता करता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेसिस नाम की रोग हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग हो जाता है। रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्ट्रोल को विटामिन डी में परिवर्तित करता है। सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंट में, जब हम सूर्य के प्रकाश में रहते हैं सुबह के समय, तो हमारी त्वचा में जो इर्गेस्ट्रोल है वो विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है, और ये विटामिन मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल इत्यादि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में विटामिन डी के अभाव में कौन सा रोग हो जाता है? तो अभी हमने बात कर ली, रिकेट्स नाम की बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेसिस हो सकती है। घेंगा थायरोक्सिन की कमी से गलगंड ग्रंथि की बीमारी है। बेरी विटामिन बी 1 की कमी से, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? जब सुबह के धूप में हम बैठते हैं तो हमारे शरीर में त्वचा में जो इर्गेस्ट्रोन है वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर हो गया विटामिन डी। मानो धूप के संपर्क में आने पर विटामिन डी हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। अगला है, सूर्य के प्रकाश में आने पर मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो यही क्वेश्चन अभी हमने बात कर ली, विटामिन डी होता है। फिर है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रिकेट्स में शरीर का कौन सा तत्व है? तो रिकेट्स किसको प्रभावित करेगा? त्वचा को, केस को, रुधिर को या अस्थि को? तो अस्थि को प्रभावित करेगा। हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, भंगुर हो के टूटने लगती है, जल्दी फ्रैक्चर्स होने लगते हैं थोड़ी सी चोट से।
तो यहाँ पर सही आंसर है हड्डी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। देखो, अस्थियां मुड़ना यानी हड्डियों की कमजोरी, और हड्डियों की कमजोरी विटामिन डी की वजह से है, तो इसका सही आंसर भी है विटामिन डी की कमी से बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए निम्न कारण से उपयोगी है। सूर्य की किरणें हमारे लिए क्यों उपयोगी है? तो वहीं विटामिन डी वाला कंसेप्ट है कि धूप त्वचा को विटामिन डी देती है, हड्डियां और दांतों को मजबूत करती है, या रक्त प्रवाह नियंत्रित करती है, ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है। तो सही आंसर है कि त्वचा को विटामिन डी देती है, इस वजह से हमारे लिए सूर्य की किरणें महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, फटाफट बन जाता है? तो इसका भी सही आंसर विटामिन डी है, तीव्रता से बन जाता है। हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों के द्वारा त्वचा का जो कोलेस्ट्रॉल है उसके द्वारा होता है। तो त्वचा में कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी संचित हो जाता है, कैल्सीफेरॉल, तो ये बहुत तीव्रता से हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉलम 1 में कॉलम 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ शर्करा दी हुई है, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन से शर्कराओं के नाम है, और एक तरफ कौन सी शर्करा कॉमन नेम है और एक तरफ इनके केमिकल नेम है। तो बात करते हैं, देखो, द्राक्षा शर्करा कौन सी है इनमें से? फल शर्करा कौन सी है? दुग्ध की शर्करा कौन सी है? चीनी में कौन सी शर्करा होती है? और स्टीविया क्या है? तो देखो, स्टीविया का बता देता हूँ सबसे पहले। स्टीविया जो है वो प्राकृतिक स्वीटनर है। स्टीविया जो है उसको प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में काम लिया जाता है। इसे स्टीविया रेबुडियाना कहा जाता है। बाकी शर्कराओं की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द्राक्षा शर्करा। द्राक्षा शर्करा अंगूर की शर्करा को कहते हैं, और इसमें ग्लूकोज होती है। द्राक्षा शर्करा में ग्लूकोज होती है, तो ए 4 से रिलेटेड हो जाएगा। फल शर्करा, फलों में जो शर्करा होती है, तो फलों में फ्रक्टोज शर्करा होती है, तो फल से फ्रक्टोज याद रखो। फ यानी फलों में कौन सी शर्करा होती है? फ्रक्टोज। तो ऑप्शन 1 ठीक है यहाँ पर। दुग्ध श्रृंखला, दूध में लैक्टोज नाम की शुगर होती है, लैक्टोज, तो यहाँ पर लैक्टोज सही आंसर हो गया दुग्ध शर्करा का। चीनी में कौन सी शर्करा होती है? तो चीनी में शर्करा है सुक्रोज। चीनी में सुक्रोज होती है, ठीक है। शुगर में सुक्रोज, ऐसे याद रख लो, यानी शुगर में सुक्रोज, ठीक है। और फै यानी फलों में फ्रक्टोज। और स्टीविया के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो ये इस तरह से हम इनको मैच कर लेंगे। द्राक्षा शर्करा अंगूर में होती है, और ये द्राक्षा शर्करा कौन सी शर्करा है? ग्लूकोज। द्राक्षा ग्लूकोज होती है, और फलों में फ्रक्टोज होती है, दूध में लैक्टोज होती है, चीनी में शुगर में सुक्रोज होती है, और स्टीविया एक प्राकृतिक स्वीटनर है। थोड़ी इसके बारे में बात करते हैं डिटेल से। देखो, ग्लूकोज ये अंगूर में द्राक्षा शर्करा है, और फ्रक्टोज ये फलों की शर्करा या शहद की शर्करा होती है। लैक्टोज जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनती है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज ये मोनोसेकेराइड होती है, एकल शर्कराएं होती है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से दूध की शर्करा बनती है, लैक्टोज। सुक्रोज ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनती है। सुक्रोज जो है वो गन्ने की शर्करा है, या प्रदीप शर्करा, या रसोई घर की चीनी है। सुक्रोज शुगर है। और गैलेक्टोज जो है वो लकड़ी की शर्करा कहते हैं, क्योंकि मीठी नहीं होती स्वाद में, इसलिए इसको लकड़ी की शर्करा कहते हैं, गैलेक्टोज को। माल्टोज ये ग्लूकोज और ग्लूकोज यानी दो ग्लूकोड इकाइयों से मिलकर माल्टोज बनती है, और ये बीजों की शर्करा होती है। और नेचुरल स्वीटनर स्टीविया है, जो स्टीविया रेबुडियाना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड है कि पॉलीएस्टर्स है कि पॉलीएसिड्स है या पॉलीसेकेराइड्स है? तो देखो, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स कहा जाता है। प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, और इनके निर्माण से एमिनो एसिड से मिलकर इनका निर्माण होता है। हमारे शरीर में लगभग 20 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, और उनसे हमारे शरीर के प्रोटीन्स बनते हैं। तो एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं, और इनको पॉलीपेप्टाइड्स भी कहते हैं। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज ए पॉलीपेप्टाइड्स। तो सही आंसर यहाँ पर हो गया पॉलीपेप्टाइड, फर्स्ट वाला। थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में कि प्रोटीन मुख्यतः पॉलीपेप्टाइड्स होता है। प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्लों से मिलकर होता है, और एमिनो अम्ल एक दूसरे से पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकल कोशिका प्रोटीन का जाना माना स्रोत कौन सा है? यानी जो एकल
कोशिका से बना हुआ और प्रोटीन का एक फेमस या प्रचुर स्रोत है। मछली एकल कोशिका नहीं है, दालें भी नहीं है, दूध भी नहीं है, स्पाइरुलिना ये है। ये एक एल्गी है और एक कोशिकीय नीली हरी यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है और स्पाइरुलिना इसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 70 to 80%। तो स्पाइरुलिना एकल कोशिकीय नीली हरी शैवाल एल्गी है और इसमें लगभग 70% प्रोटीन पाया जाता है। इनमें से अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस में प्रोटीन सबसे अधिक है? ये जो 4 ऑप्शन है इसमें सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाएगा? शहद में, दालों में, गेहूं में या चावल में? तो देखो दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो यहाँ सही आंसर है दालों में। सोयाबीन के बाद में दालों में ही सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। वैसे सबसे अच्छा प्रोटीन एग का, अंडे का प्रोटीन माना जाता है। अगला है, निम्न में से कौन से जैव अणु जैव उत्प्रेरक जैसे कार्य कर सकते हैं? यहाँ पर है 4 दिए हुए हैं, 4 जैव अणु दिए हुए। इनमें से जैव उत्प्रेरक का काम कौन कर सकता है? उत्प्रेरक मतलब जो किसी क्रिया को या किसी अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देते हैं, यानी जिसकी क्रिया को बढ़ा देते हैं, कम समय में वो अभिक्रिया या क्रिया को संपन्न करवा देते हैं, वो एंजाइम्स कहलाते हैं। तो कौन उत्प्रेरक या एंजाइम्स कहलाते हैं? तो देखो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, इनमें से केवल प्रोटीन जो है वो ये जैव उत्प्रेरक का काम कर सकते हैं। जैव उत्प्रेरक हमारे शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक कौन है? एंजाइम्स हैं। और ये एंजाइम्स जो है प्रोटीन के से बनते हैं, जो हमारे भोजन में पाचन में सहायता करते हैं। जितने भी एंजाइम्स पाए जाते हैं तो इनको हम एक जैव उत्प्रेरक कह सकते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन से ही एंजाइम्स बनते हैं। तो केवल 3 सही आंसर है यहाँ पर, थर्ड वाला। एंजाइम्स होते हैं सूक्ष्म जीव, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ या फफूंदी। तो अभी मैंने बात कर ली कि एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन से बनते हैं और भोजन के पाचन में सहायता करते हैं, और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं, और एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया को एक 10 नहीं है, इसका मतलब ये 10 की घात 10 है, यानी लगभग इतना गुना बढ़ा सकता है। एंजाइम्स की खोज सर्वप्रथम कुहेने ने की थी। विटामिन फंक ने, याद रखना विटामिन की टर्म जो है पहली बार फंक ने यूज़ किया था, और एंजाइम्स की खोज किसने की थी? कुहने ने की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन को जैविक मान सर्वाधिक होता है? प्रोटीन की दृष्टि से जैविक मान सबसे अधिक किस भोजन का है? सोयाबीन का, अंडे का, मांस का या मछली का? तो सही आंसर है यहाँ पर अंडे का। गुणवत्ता की दृष्टि से अंडा अच्छा प्रोटीन माना जाता है और सबसे अधिक मात्रा सोयाबीन की होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया अंडा। बात करते थोड़ी सी गुणवत्ता के आधार पर सबसे अच्छा प्रोटीन अंडे का, और मात्रा के आधार पर सर्वाधिक अच्छा प्रोटीन जो है वो सोयाबीन का पाया जाता है, माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक अभावजन्य रोग कौन सा है? इनमें से कौन अभावजन्य डेफिशिएंसी डिजीज है? क्वाशोकोर, मेरास्मस, हीमोफीलिया या कैंसर? हीमोफीलिया अभावजन्य रोग नहीं है और कैंसर भी नहीं है, ये दोनों है, क्वाशोकोर और मेरास्मस, और दोनों के दोनों प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है। और जब प्रोटीन की कमी होती है तो ये दोनों बीमारियां हमारे शरीर में हो सकती है, क्वाशोकोर और मेरास्मस। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्वाशोकोर और मेरास्मस प्रमुख अभाव रोग है, क्योंकि क्वाशोकोर प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है। जब माँ अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करवाती है, बंद कर देती है, तो प्रोटीन की कमी हो जाती है बच्चे में। अतः इस रोग को रेड बॉय भी कहते हैं, रेड बॉय। क्वाशोकोर एक गंभीर कुपोषण होता है जिसको एडेमार्ट्स कुपोषण या एडेमेटस मेल न्यूट्रिशंस भी कहा जाता है। तो दोनों प्रोटीन की कमी से होने वाली अभावजन्य डेफिशिएंसी डिजीज है। अगला है, प्रोटीन कमी से कौन सा रोग होता है? तो अभी हमने बात कर ली, मेरास्मस और क्वाशोकोर दो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है। तो यहाँ पर सही आंसर है क्वाशोकोर। खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से है? खाने वाले प्रोटीन के सबसे समृद्ध जो ज्ञात प्रचुर स्रोत है वो है सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन और मूंगफली प्रोटीन के सबसे समृद्ध खाद्य स्रोत है। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश और मूंगफली के उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। अगला है, अंगुली जो हमारी अंगुली है उसके नाखून में कौन सा प्रोटीन है? एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन या केरोटीन प्रोटीन? तो सही आंसर है यहाँ पर केरोटीन। नाखूनों में केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। मायोसिन जो है ये
पेशियों में पाया जाता है। एक्टिन प्रोटीन ये भी मांसपेशियों में, या जो तंत्रिकाएं हैं मांसपेशियों की जो कोशिकाएं, उनमें एक्टिन और माइसिन प्रोटीन पाया जाता है। ग्लोबिन प्रोटीन ब्लड में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है? शहद के कारण, फ्रुक्टोज के कारण, लिपेज के कारण, या प्रोटीन? तो फलों का मीठा स्वाद उनके में पाई जाने वाली शर्करा की वजह से होता है। और फलों में कौन सी शर्करा होती है? मैंने आपको बताया फ्रूट्स में फ्रक्टोज होती है। फैफ है फ्रुक्टोज, फ्रूट फ्रक्टोज। तो यहाँ से ये आंसर हो गया फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक मोनोसैकराइड शर्करा है जो प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है और इसको फल शर्करा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किसको ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहते हैं? हमारे शरीर के लिए वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सबसे पहला ऊर्जा का स्रोत क्या है? सबसे पहले हमारे शरीर में ऊर्जा किससे मिलती है हमें? हम भोजन में एक साथ भले ही अगर हम प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ ले रहे हैं, फिर भी हमारा शरीर सबसे पहले ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न करेगा? कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए प्राथमिक स्रोत होता है। उसके बाद वसा, फिर प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में 35% और मांसपेशियों में 65% संग्रहित रहता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन जो एक पॉलीसेकेराइड है, बहुशर्करा ग्लाइकोजन के रूप में भोजन स्टोर रहता है, और ये 35 और 60% यकृत और पेशियों में स्टोर रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। फूड कंपोनेंट एंड डेफिशिएंसी एंड दियर डेफिशिएंसी, यानी भोजन के मुख्य अवयव और उनकी कमी से होने वाले मुख्य बीमारियां। अगला वीडियो और इसी टॉपिक पर लेकर आ रहा हूँ, जिसमें और अच्छे क्वेश्चंस और इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में। तो बने रहिए इसी चैनल पर। अगर पहली बार देख रहे हो वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अपने फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।